सो हेलो जी, वेलकम बैक टू फादर नेशन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है। तो आज की वीडियो जो है वो आपकी रिक्वेस्ट पे, मेरे अपनी दिल की रिक्वेस्ट के ऊपर है। तो हम आज रिएक्शन देने वाले हैं ग्रेटर नेपाल की एक वीडियो के ऊपर में, जिसके बारे में ग्रेटर नेपाल के बारे में कहा जा रहा है। तो ग्रेटर नेपाल के आई थिंक 8 महीने पहले नवंबर 2019 में मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो जाके चैनल में देख सकते हैं। स्मॉल गोरखा किंगडम बिकम ए ग्रेटर नेपाल। इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे। इसमें नेपाल के लोगों की और गोरखास की मेहनत को दिखाया जाएगा। ग्रेटर नेपाल जो अब इंडिया की साइड पे चला गया, उसके बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। तो आइए वीडियो को देखते हैं। उम्मीद है कि पसंद आएगी। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइटल देखकर तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप सब लोगों से करना चाहूंगा। मैंने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, एक्चुअली वो इस रूमर को क्लियर करने के लिए बनाई थी कि नेपाल ने कभी भी भारत से मिलने की बात नहीं करी, जिसको मैंने बड़ी क्लियरली से अपनी वीडियो में समझाया है। इसलिए एक बार फिर से मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि पिछली वीडियो केवल उस बात को गलत ठहराने की ही बात कर रही। खैर चलिए अब आरंभ करते हैं नई वीडियो को। आप सबने अखंड भारत के बारे में तो सुना ही होगा, जो इतना विशाल था कि उसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और बाकी छोटे मोटे देश समाये हुए थे। कहने को नेपाल भी अखंड भारत का हिस्सा बताया जाता है, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, अदरवाइज आप लोग भड़क जाओगे। ठीक उसी प्रकार अखंड नेपाल भी हुआ करता था, जिसको लोग ग्रेटर नेपाल से जानते हैं। आज का जो नेपाल है वो करीब 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में फैला है। वहीं अखंड नेपाल का साइज आज के नेपाल से 60% बड़ा हुआ करता था, और जिसमें बताया जाता है कि भारत का भी कुछ हिस्सा शामिल था, जिसको गोरखा सेना ने सन 1791 से 1804 में भारत की सेना से जीता था। दुर्भाग्य से जो जमीन गोरखा सेना ने भारतीय राजाओं से जीती थी, वो उसको 1814 से 1816 की एंग्लो नेपालीज वार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध में हार गए थे, जिसके बाद सुगौली ट्रीटी के तहत नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच बॉर्डर्स बनाए गए। कहने को सुगौली ट्रीटी से पहले नेपाल का क्षेत्रफल 2,92,181 वर्ग किलोमीटर में फैला था। इन आंकड़ों से यह तो पता लगाया जा सकता है कि नेपाल ने अपना 60 से 70% हिस्सा लड़ाई में हारा था। कई लोगों का यह भी मानना है कि ग्रेटर नेपाल के समय दार्जिलिंग और सिक्किम के कुछ क्षेत्र नेपाल के अंडर आया करते थे। खैर, इस टॉपिक पर एक नई वीडियो में बात करेंगे। अखंड नेपाल की शुरुआत एक छोटे से हिस्से से शुरू हुई थी, जिसको पृथ्वी नारायण शाह ने बनाना शुरू किया था। पृथ्वी नारायण शाह गोरखा राज्य के आखिरी राजा थे। नारायण शाह प्राचीन काल के राजपूताना घराने से थे, जिन्होंने मात्र 2,500 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग के गोरखा राज्य को अखंड नेपाल बनाया। शाह ने अपने आसपास के राज्यों को धीरे धीरे जीतना शुरू किया, जिससे उनका गोरखा राज्य बड़ा होने लगा था। 1740 खत्म होते होते उन्होंने अपनी राजधानी को 1769 में काठमांडू शिफ्ट कर लिया था, जो आज के नेपाल की राजधानी है। उन्होंने दर्जनों रियासतें जीतने के बाद गोरखा राज्य का नाम बदलकर नेपाल कर दिया था। 1775 में पृथ्वी नारायण शाह की मृत्यु होने के बाद उनके बड़े बेटे प्रताप सिंह शाह ने अपने पिता के कार्य को जारी रखा, लेकिन किसी कारणवश 1777 में वो भी चल बसे। और फिर आए बहादुर शाह, पृथ्वी नारायण शाह के दूसरे बेटे, जिन्होंने नेपाल को बड़ा बनाने में अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। बहादुर शाह के शासन में नेपाल तिब्बत, दार्जिलिंग और सिक्किम तक पहुंच गया था, लेकिन वो सब कुछ बहादुर शाह को गंवाना पड़ा जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई। गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह द्वारा अन्य रियासतों पर हमला करना और पराजित शुरू करने से पहले और 1769 में नेपाल को एक देश का दर्जा देने से पहले नेपाल का कोई अस्तित्व नहीं था, जैसे कि आज जाना जाता है।
नेपाल की पश्चिमी सीमा काली नदी के पूर्व में थी। जब उनके दूसरे पुत्र बहादुर शाह ने नेपाल को एक पैन हिमालयन राज्य बनाने के बारे में सोचा। बहादुर शाह और उनके उत्तराधिकारियों ने 1790 के बाद काली नदी के पश्चिम में राज्य जीते और सतलुज नदी से परे नेपाल की सीमाओं को पश्चिम की ओर बढ़ाया, जब तक कि 1809 में यह सब कुछ बदल नहीं गया और कांगड़ा राजा ने महाराजा रणजीत सिंह की मदद से पूर्व में गोरखा सेना को पीछे धकेल न दिया। बहादुर शाह ने अपने राज में तिब्बत को भी जीतना चाहता, जिसके लिए उसने तिब्बत पर 3 साल तक अटैक भी करा। ये बात है 1779 से लेकर 1792 तक। दरअसल बहादुर शाह तिब्बत में ट्रेड राउट्स को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उस समय चाइनीज का तिब्बत पर काफी अच्छा दबदबा था और चाइनीज आर्मी ने करीब करीब बहादुर शाह की गोरखा आर्मी को काठमांडू वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद नेपाल और चाइना के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जो सिनो नेपालीस ट्रीटी से जानी जाती है। सिराज हताश बहादुर शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से गोला, बारूद और बंदूकों की मांग करी, लेकिन फिर भी वो तिब्बत को जीत नहीं पाया। बहादुर शाह के बाद आए राजाओं ने इस कोशिश को चलाए रखा और वो सिक्किम के कुछ हिस्से को जीतने में कामयाब भी रहे, क्योंकि उस समय सिक्किम का राजा चोगल चाइनीज जितना पावरफुल नहीं था। अब जरा इन दोनों नक्शों पर नजर डालो। यह दोनों नक्शे नेपाल और ब्रिटिश इंडिया की सरहद दिखाते हैं। पहला नक्शा ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1795 में बनाया था, जिसमें नेपाल की सरहदें दिखाई पड़ती हैं कुमाऊं और गढ़वाल को जीतने से पहले। दूसरा नक्शा 1805 का है, जिसमें नेपाल का क्षेत्रफल काफी बढ़ गया था जब उन्होंने बाकी राज्यों पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दिया था। यहाँ तक उन्होंने कांगड़ा की जमीन पर भी नेपाल का झंडा गाड़ दिया था, सतलुज नदी के पास। लेकिन वो हिस्सा नेपाल को ब्रिटिश इंडिया को वापस देना पड़ा सुगौली ट्रीटी के बाद। अब हमें पता तो चल गया है कि प्राचीन काल में नेपाल काफी बढ़ गया था। शाह डायनेस्टी ने नेपाल को एक बड़ा देश होने का दर्जा भी प्रदान किया, लेकिन ग्रेटर नेपाल की जागरूकता लोगों के अंदर साल 2000 के बाद ही आई है, जब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी आई। अब ग्रेटर नेपाल का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि ग्रेटर नेपाल में हम जिन टेरिटरी की बात करते हैं वो केवल वही हिस्सा है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल से वापस ले लिया था। हम इसमें तिब्बत का वो हिस्सा इंक्लूड नहीं करते जो चाइनीज ने हड़प लिया था। आज भी कई लोग नेपाल में भारत को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि भारत ने उनका वो हिस्सा जबरदस्ती ले लिया था। इसी साल उस हिस्से को वापस लेने की मांग भी करी गई। नेपाल की एक एनजीओ ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया, जिसमें यूएन से अपील करी गई उत्तराखंड और दार्जिलिंग के उस हिस्से को वापस करने की, जो 1816 की सौगाली ट्रीटी में नेपाल के राजा को देना पड़ा। यहाँ पर एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि पास्ट में हुई चीजों को तो हम बदल नहीं सकते, और नेपाल के नेशनलिस्ट जिस प्रकार 1816 में हारे गए लैंड को वापस मांगने की बात कर रहे हैं, उससे केवल केओस और बढ़ेगा, और वो इतना बढ़ सकता है कि कहीं ना चाहते हुए भी नेपाल और भारत के बीच युद्ध न छिड़ जाए। और यदि ऐसा हुआ तो हम सब जानते हैं कि नेपाल इतना पावरफुल नहीं है कि वो भारत से युद्ध कर सके, इसीलिए वो चाइना से मदद की मांग कर सकता है और ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर भी बन सकती है। लेकिन मेरे नेपाली दोस्तों, ये बात तो आप लोगों को भी समझनी होगी कि वो भारत अंग्रेजों का था, जिस पर हम लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं था। भारत नेपाल से नफरत नहीं करता। आप लोगों का सप्रेम स्वागत है हमारे देश में। अखंड भारत हो या अखंड नेपाल, ये आज तक का रिकॉर्ड है कि भारत और नेपाल कभी एक दूसरे से नहीं लड़े।
पूरी दुनिया में शायद ही ये दोनों ऐसे देश होंगे जो एक दूसरे के इतने पास होकर भी कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं गए, और इसी बात पर मुझे गर्व है। चलिए इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं। यदि मेरे से कोई पॉइंट्स छूट गए हों तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो की अगर बात करें तो ये वीडियो 8 महीने पहले की है। ये वीडियो मैं पहले देख चुका हूँ 8 महीने पहले। तो इन्होंने एंड में ये कहा कि नेपाल और इंडिया की वॉर भी हो सकती है उन पुरानी जगहों को लेने के लिए जो अखंड नेपाल या ग्रेटर नेपाल के थे। दोनों मुल्कों की कंडीशन ऐसी है कि दोनों कंट्रीज जो है मेरे ख्याल से लड़ाई की तरफ जा रही है, और उसकी वजह भी यही है कि इंडिया बगैर पूछे नेपाल की जगहों पे रोड बना रहा है, उनसे पूछे बगैर उनकी जगहों पे कब्जा कर रहा है। तो दिस इज द रीजन ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और इंडिया नेपाल की जो कंडीशन इस टाइम पे आप सब लोगों को पता है, और पिछले 2-3 महीने से हम लोग यही रिएक्शन देख रहे और बता रहे कि कंडीशन काफ़ी ख़राब है और कभी भी वॉर हो सकती है। और मांग कर रहे हैं ग्रेटर नेपाल की, जिस तरह अखंड भारत चाहता है इंडिया का तो अखंड भारत नहीं हो पाएगा, बट ये यकीन से कह सकते हो कि नेपाल का अखंड नेपाल या ग्रेटर नेपाल हो सकता है। काफ़ी बड़ा नेपाल था, आज के नेपाल से काफ़ी बड़ा था, और वो नेपाल की बात भी कुछ अलग थी जिसको ग्रेटर नेपाल कहा जाता है ना। अब जैसे कि इंडिया से अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार ये तो आज़ाद हुआ है, ये तो इनसे आज़ाद होकर अलग मुल्क बने हैं, बट नेपाल से जो जगहें ली वो छीनी गई है, ली नहीं गई, मतलब आज़ाद हुई नहीं, वो छीनी गई है। तो जो छीनी हुई जगह है वो वापसी लेनी ज़रूरी है। सो मेरे के ग्रेटर नेपाल की वीडियो पसंद आई है, समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतनी काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।